घर का माहौल मातम में बदला हुआ था। धूप बत्ती और अगरबत्ती का धुआं गोल आकार में उड़ता ऊपर की ओर जा रहा था। शायद छत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने से पहले ही धूप बत्ती और अगरबत्ती के सफ़ेद गोलाकार धुएं के कण तीतर बितर हो जाते थे। चंदन धूप बत्ती की खुशबू विजय के नाक में जा रही थी और उसकी सांस जैसे रुकी जा रही थी। सामने उषा की मृत शरीर के पास मोमबत्ती के साथ एक मोटी सी धूपबत्ती भी जला कर रखी गई थी, पर विजय चाहकर भी चिरनिद्रा में लीन अपनी बीवी के मुख को देख नहीं पा रहा था। नजरें झुकी हुई थी, बस कभी कभी नजर उठाकर धुएं के गोल छल्लों को देख लेता था। बीवी उषा के संग 35 वर्षों का सफर आज यहाँ खत्म हुआ, पर आज कहाँ? वह तो 25 वर्ष पहले ही उस दिन की खत्म हो गया था जब विजय ने पहली बार उषा के चरित्र पर लांछन लगाया था। वह दूध वाला घर पर क्यों आया था अपनी बीवी के साथ? गुस्से में अंधा ही तो हो गया था। विजय, उषा घबराते हुए बोली थी कि कब? मैं तो कल ही आई हूँ अपने मायके से, मुझे क्या पता। विजय गुस्से से बोला, तेरे पीछे दूध वाला आया था अपनी बीवी के साथ, यहाँ उसे यह दिखाने के लिए कि तेरा और उसका कोई अनैतिक संबंध नहीं है। यह बात सुनकर उषा मानो आसमान से जमीन पर आ गिरी। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं और दूध वाले के साथ? छी छी, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? पर विजय कहाँ सुनने को तैयार था। उषा का मुंह जैसे अपमान से लाल पड़ गया। विजय और उषा की अरेंज मैरिज हुई थी। विजय औसत रंग रूप का युवक था और उषा एकदम गोरी, लंबी, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी, घरेलू और खुशमिजाज युवती थी। पर विजय उसे बहुत प्रेम करने के साथ साथ उसे लेकर बहुत पॉजिटिव था। कोई भी एक नज़र उषा को देख ले तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। रामू दूध वाला जब अपनी बीवी के साथ उसकी नई कोठी पर आया तो उस दिन रविवार का दिन था। उषा को अचानक अपने दोनों बेटे धीरज और रमन के साथ मायके जाना पड़ गया था। साप्ताहिक अवकाश के चलते विजय अपने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की दुकान नहीं गया था और उस घर पर ही था। बस शक का कीड़ा उसके मन में कुंडली जमाकर बैठ गया और आज उषा को डसने लगा। उषा बोली, दूध वाला गांव से रोज बाइक से शहर आता है तो अपनी बीवी को ले आया होगा, उसको सामान दिलाने या डॉक्टर को दिखाने। कितने ही काम होते हैं गांव वालों को शहर में। पर विजय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उषा के खिलते चेहरे पे जैसे पतझड़ आ गया। आवेश में चेहरा गुस्से से तमतमा आया। पर उसकी माँ की वह सीख कि गुस्से में पति कुछ भी कहे तो उसे समय चुप रह जाना, यह अविश्वास का दीमक गृहस्थी की जड़ों को खोखला कर देता है, यह याद करके चुप रह गई। 9 और 11 वर्षीय धीरज और रमन इस सब से बेखबर थे, पर माँ की सुनी सुनी रोती आंखें, मुरझाया चेहरा बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर मासूम बच्चे उन्हें पढ़ ही नहीं पाते थे। एक आम युवती की तरह उसने बस प्रेमपूर्ण जीवन ही कामना की थी। जिन लम्हों की तमन्ना उसने तमाम उम्र की, वह लम्हे मिले तो पर इतने कम मिले कि उनका मिलना न मिलने के दुख से दोगुना हो उठा। तेज रोने की आवाज़ से विजय जी जैसे अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आया। उषा की दोनों छोटी बहनें निधि और गीता भी आ गई थी और लाल साड़ी में लिपटी लेटी उषा को देखकर उनके आंसुओं का बांध टूट पड़ा था। हाय दीदी, इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चली गई? निधि रोते रोते कह रही थी। छोटी बहन गीता को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपने हाथों से उषा को छू छू कर देख रही थी। दीदी उठो, देखो हम आ गए। अब तो उठ जाओ, देखो हम अचानक ही आ गए, वह भी बिना तुम्हारे बुलावे के। तुम हर बार हमें बुलाती थी ना कि आ जाओ आ जाओ। दीदी अब उठ भी जाओ ना, इतनी भी क्या नाराज़गी। पर उषा तो इन सब से दूर जा चुकी थी। बड़ी सी कोठी के ड्राइंग रूम के बीच में उषा आज शांति लेटी थी, हमेशा की तरह।
हंसती खेलती मुस्कुराती अपने घर को सजाती संवारती उषा अब कभी भी न बोलेगी और न दिखेगी किसी को। विजय ड्राइंग रूम के दरवाजे पर काफ़ी दूरी पर बैठा था। वहाँ से उसे उषा का चेहरा नहीं दिख रहा था। दोनों बहनें के रुदन से माहौल और भी गमगीन हो गया। पास बैठी परिवार की अन्य औरतें और उषा की सहेलियां की भी तेज स्वर में रोने लगी। निधि अपनी बड़ी बहन के पास बैठकर सुबक रही थी और आग भी भरी नज़रों से विजय को ही घूर रही थी। एक पल को दोनों की नज़रें मिल गई। ओह, इतनी नफरत! गिरना! विजय की नज़रें झुक गई। हाँ हाँ, मैं ही हूँ इस लायक। मैंने कब उसे चैन से रहने दिया? उस दूध वाले प्रकरण के बाद कुछ साल तक ठीक रहा। दूध वाले को हटा दिया गया। अब दूध एक बूढ़ा नौकर डेयरी से लाने लगा था। उषा भी धीरे धीरे सब भूल गई ऐसा लगता था, पर अब विश्वास भी फांस उसके दिल की गहराइयों तक समा चुकी थी। कुछ साल बाद एक रोज़ सोमवार को, अरे मेरी बात सुनो, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरा आ पाना संभव नहीं है। उषा फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। विजय को अंदर आते देख उसने झट से फ़ोन रख दिया। इतनी बात को विजय ने सुन ही ली थी और शक का फन उफान पर था। किसका फ़ोन था उषा? मेरी एक सहेली आरती का था। घर पर बुला रही थी। मुझे आपके लिए नाश्ता लगा दूं क्या? पर बात आई गई नहीं हुई है। उसी दिन विजय ने चुपचाप कॉल डिटेल निकलवा ली। समीर नाम के किसी शख्स ने 2-3 बार उषा को फ़ोन किया था। मेरी जानकारी के बगैर कोई गैर मर्द मेरी बीवी को फ़ोन कर रहा है और मेरी बीवी मुझसे छिपा रही है। ज़रूर उसका कोई पुराना आशिक होगा। अब विजय वही सोच रहा था जो वह सोचना चाहता था। अगले दिन, कौन है यह समीर और क्यों उसने तुम्हें फ़ोन किया? कहाँ बुला रहा था? मिलने के लिए? सवालों की बौछार सुनते ही उषा हड़बड़ा गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बोलती क्यों नहीं? वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। शादी के 8 वर्षों बाद अब उसके घर में बेटी हुई है। उसके नामकरण में बुला रहा था मुझे। उसकी पत्नी आरती भी मेरी अच्छी दोस्त है, पर कई वर्षों से मेरा मिलना नहीं हुआ। उन दोनों से उषा ने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, पर अभी अविश्वास में अंधा होकर विजय यह सब सुनने मानने को तैयार नहीं था। तभी किसी की आवाज़ आई। अब किसका इंतजार है? मृतदेह को इतने घंटों तक घर में रखना ठीक नहीं। कोई बोल रहा था। आवाज़ सुनकर विजय अपने वर्तमान में लौट आया। काश सब कुछ वहीं रुक गया होता। काश उसने अपने दिल के साथ कुछ दिमाग की भी सुन ली होती, मगर ऐसा न हो सका। वह मन ही मन सोच रहा था। अजीब सा विरोधाभास था अपने नाम की तरह। उषा में धारी कूट कूट कर भरा था। विजय के बेमतलब के इल्ज़ामों को सुनकर कुछ दिन तो वह खूब रोती थी, कुछ दिनों तक उदास रहती थी, पर अपने बेटों का मुख देखकर सब कुछ भुला देती थी। रोने की आवाज़ अब तेज हो चली है। एक एक हरकतें पल में जैसे सांसों में धुआं भरता महसूस हो, जैसे नब्ज डूबती ही जा रही थे। हर गुजरता लम्हा उन्हें मिलाने के बजाय दूर करने के लिए तैयार खड़ा था। दोनों बेटे और निधि गीता के पति और उनके बेटे उषा का पार्थिव शरीर को उठाकर बांस की बनी सेज पर लिटा रहे थे। बांस पर सूखी पुआल भी पड़ी थी। उस पर सफ़ेद चादर बिछा दी गई। उस पर मत लिटाओ मेरी उषा को, उसके कोमल बदन पर खरोंचें लग जाएगी। विजय मानो तरफ उठा। विजय आगे बढ़ा, पर दोनों बेटों की अंगार बनी आंखों को देखकर पांव जमीन पर चिपक कर रह गए। इसके आगे विजय कुछ कह ही नहीं सका। उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे। भाभी दीपिका ने उसे थाम लिया। इन बातों से अब कोई फायदा नहीं भैया। जब तुम जीते जी उसके मान सम्मान की रक्षा न कर सके, तो अब मृतक में देह से मुंह दिखाने से क्या फ़ायदा? चुपचाप किसी कोने में खड़े रहो, नहीं तो अपने दोनों बेटे का गुस्सा तो तुम्हें पता ही है। जीते जी उषा अपने दोनों बेटों से कहकर गई थी कि मैं मरूं तो मेरा तथाकथित पति मेरा अंतिम संस्कार न करे, करना तो दूर मेरा चेहरा भी न देखे, मुझे छू भी न सके। और बेटों ने इसका पूरा मान रखा। अतीत के वे पल चिलरित भी भांति विजय की आंखों में
तैर उठे। कुछ वर्ष शांति से बीते। विजय का बिजनेस खूब तरक्की कर रहा था। दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे। धीरज के लिए तो रिश्ते भी आने लगे थे। लंबे आकर्षक दोनों बेटे तो उषा की आंखों के तारे थे। एक बड़ा फ्लैट भी खरीद लिया था गाजियाबाद में। दोनों बेटे वहीं रहते थे। साथ साथ अक्सर विजय और उषा भी 1-2 दिन बच्चों के साथ रहकर आते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्चों की पढ़ाई और नौकरी के कारण कुछ वर्षों से उषा अकेली पड़ गई थी। विजय अपने बिजनेस में बिजी रहता था और उसके शक्की स्वभाव के कारण उषा कहीं आती जाती नहीं थी। तो घर बैठे बैठे ही साहित्य में उसे रुचि हो आई थी। काफ़ी समय मिला तो कविता, कहानी और लेखन में व्यस्त हो गई। विजय भी देख रहा कर खुश था कि घर बैठे ही वह अपना मन बहलाने लगी है। अरे धीरज बेटा, गांधी मैदान में बुक फेयर लगा है, एक बार मुझे ले चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों बेटे अपनी माँ की कोई बात नहीं टालते थे। कहने के साथ ही उसकी सारी फरमाइश पूरी करते थे। चाहे ऑनलाइन किताबें मंगानी हो या उषा के 45वें जन्मदिन पर उसका पसंदीदा 50 इंच का प्लाज्मा टीवी पर घर में लाकर उसे आश्चर्यचकित कर देने का प्लान हो। विजय तो इतने दिन वहाँ रह नहीं सकता। वह अपने शहर इंदौर लौट गया। 5 फरवरी का दिन था जब उषा धीरज के साथ गांधी मैदान गई थी। घर के बाहर ही दुनिया और वह भी किताबों से लावालब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वहां पहुंचकर धीरज को भी कुछ दोस्त मिल गए। वह उषा को उसकी पसंदीदा बुक स्टॉल पर छोड़कर कुछ देर के लिए चल गया। अरे उषा, तुम सामने से उषा की कुछ फेसबुक फ्रेंड्स चली आ रही थी।